Welcome to Samban Law. So today we are going to start with Order 14, Settlement of Issues and Determination of Suit on Issues of Law or Issues Agreed Upon. तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ होता है किस स्टेज के बाद होता है? हमने ऑर्डर 10 में देखा था कि ओरल एग्जामिनेशन होता है रूल 2 में. ऑर्डर 10 रूल 2 में ओरली एग्जामिन करेगा. उसके बाद क्या करेगा कोर्ट इश्यूज़ फ्रेम करेगा कि इश्यूज़ कैसे फ्रेम होते हैं. अब जैसे कोई एलिगेशन लगाया प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पे और डिफेंडेंट उसे एडमिट नहीं कर रहा है. अगर एडमिट कर दिया तो बात ही ख़त्म हो गई, कोई इशू ही नहीं है. पर अगर उसने एडमिट नहीं किया वो चीज़, वो डिनाई कर रहा है, तो तभी तो इशू क्रिएट होगा. अगर तुम्हारे भाई बहन तुमसे बोल रहे हैं कि फ्रिज में मेरी आइसक्रीम रखी थी, तुमने खाई है और तुम उसे डिनाई कर रहे हो, तो तभी तो इशू क्रिएट होगा. अगर तुमने एडमिट कर दिया तो तुम्हारी मम्मी तो तुम्हें बोल देगी कि चलो अब तुम आइसक्रीम ला के दो या जो भी पनिशमेंट सुना देगी. बट इशू कब क्रिएट होगा, प्रॉब्लमैटिक कब होगा? जब तुम डिनाई कर रहे हो. तो इश्यूज अराइज व्हेन मटेरियल प्रपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ इज अफर्म्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अनदर पार्टी. ठीक है, इश्यूज़ कब अराइज होते हैं? जब मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट या लॉ पे. अब देखो, इश्यूज़ दो टाइप्स के होते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है. एक तो इशू ऑफ फैक्ट होता है और एक इशू ऑफ लॉ होता है. तो इशू ऑफ फैक्ट क्या होता है? किसी भी ऐसा कोर्ट जो भी सूट है उसका एक फैक्ट है. मान लो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई सूट है और उसने ऐसा बोला मैंने गुड्स डिलीवर किए थे पर गुड्स के पैसे मुझे नहीं मिले. ठीक है, और सामने वाला बोल रहा है मेरे पास गुड्स डिलीवर हुए ही नहीं. ठीक है, तो ये क्या हो गया? इशू ऑफ फैक्ट हो गया. इशू ऑफ लॉ क्या होता है? अब जैसे CRPC का सेक्शन 125 है, तो 125 में मेंटेनेंस मुस्लिम विमेन को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए. ये क्या हो गया कि ये सेक्शन इस चीज़ से डील करता है कि नहीं करता है. ये क्या हो गया? इशू ऑफ लॉ हो गया. अब जैसे राइट टू डाई मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए. राइट टू लाइफ में आर्टिकल 21 में राइट टू डाई का भी, पैसिव यूथनेशिया का भी कोई क्लॉज होना चाहिए क्या? ये क्या हो गया? इशू ऑफ लॉ हो गया. तो दो टाइप के इश्यूज़ होते हैं. तो इश्यूज़ कब अराइज होते हैं? जब मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट या लॉ पे एक पार्टी अफर्म करती है, मतलब एक पार्टी बोलती है, एलिगेशन लगाती है और दूसरी पार्टी उसको डिनाई करती है. देन मटेरियल प्रोपोजिशन आर दोज प्रोपोजिशन ऑफ लॉ और फैक्ट जिस पे प्लेंटिफ क्या करती है? प्लेंटिफ उस चीज़ पे एलिगेशन लगाती है, अफर्म करती है, और डिफेंडेंट उस चीज़ को क्या करता है? डिफेंस करता है. तो ये होता है इशू मटेरियल प्रोपोजिशन का. देन ईच मटेरियल प्रोपोजिशन अफर्म्ड बाय वन पार्टी डिनाइड बाय अदर शैल बी फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्टिंक्ट इशू. एक अगर चीज़ एक पार्टी अफर्म कर रही है, दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है, तो वो ही सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्टिंक्ट इशू होगा. अब क्या करेगी? जो कोर्ट होगा ना वो सुनेगा. एक तो प्लेंट पढ़ेगा, रिटन स्टेटमेंट पढ़ेगा कि ये दोनों क्या क्या प्लीड कर रहे हैं, और ओरली एग्जामिन करेगा दोनों पार्टीज़ को. फिर क्या करेगा? इश्यूज़ फ्रेम करेगा वो. कोर्ट टू फ्रेम इश्यूज़ एंड रिकॉर्ड इशूड व्हेन डिफेंडेंट एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ सूट मेक्स नो डिफेंस. अब डिफेंडेंट ने फर्स्ट हियरिंग पे, अब देखो फर्स्ट हियरिंग पे क्या होता है? जो भी कोर्ट है ना वो पूछता है कि ऐसा आपके ऊपर आरोप लगे हैं, ये आपने किया है. अब डिफेंडेंट क्या है? चुपचाप खड़ा हुआ सुन रहा है, ना उसने कुछ डिफेंस ही नहीं किया, ना उसने एडमिट की चीज़, ना उसने उसका डिफेंस किया. तो कोर्ट क्या करेगा? उसे एडमिट ही मान लिया जाएगा. अगर आप किसी चीज़ पे साइलेंट हो तो उसे एडमिट मान लिया जाता है, तो वो इश्यूज़ फ्रेम नहीं करेगा उस चीज़ पे. देन कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इश्यूज़. कोर्ट क्या करेगा? जजमेंट प्रोनाउंस करेगा सारे इश्यूज़ पे.
अगर कोई ऐसा इशू है, अभी अपन पढ़ेंगे 15 में, ऑर्डर 15 में, अगर कोई ऐसा इशू है जो फर्स्ट हियरिंग पे ही डिस्पोज ऑफ हो गया है, उसको छोड़ के बाकी सारे इश्यूज़ पे कोर्ट अपना जो भी है जजमेंट प्रोनाउंस करेगी, वेयर द इश्यूज बोथ ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज इन द सेम सूट। अब देखो, एक ऐसा केस है जिसमें इशू ऑफ फैक्ट और इशू ऑफ लॉ दोनों आ रहे हैं, और कोर्ट को ऐसा लगता है अगर मैंने इशू ऑफ लॉ का आंसर दे दिया ना, तो इशू ऑफ फैक्ट ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगा। अब जैसे अभी हरीश राणा केस था, पैसिव यूथनेशिया, उसमें ये क्या था कि पैसिव यूथनेशिया देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इशू ऑफ लॉ था। इशू ऑफ फैक्ट क्या था कि इतने टाइम से वेजिटेटिव स्टेट में है वो, तो अब उसका क्या मतलब, आगे तो अब कुछ हो नहीं सकता। तो कोर्ट ने क्या बोला कि मैं अगर इशू ऑफ लॉ का आंसर दे दूंगा तो केस तो ऐसे ही डिस्पोज ऑफ हो जाएगा ना, फिर उसका क्या होना चाहिए वेजिटेटिव स्टेट में या जो भी है, उसका आंसर तो इससे ही मिल जाएगा ना, इशू ऑफ लॉ से। तो लीगलाइज करना चाहिए पैसिव यूथनेशिया को कि नहीं, इसका ही आंसर दे दूंगा तो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा केस। तो इसलिए अगर दोनों चीज़ें हैं, एक केस में इशू ऑफ फैक्ट और लॉ दोनों हैं, और कोर्ट को ऐसा लगता है लॉ का आंसर देने से मुझे या तो पूरा केस या कोई पार्ट ऑफ द केस डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, तो वो पहले इशू ऑफ लॉ लेगा, एंड इट मे ट्राई दैट इशू फर्स्ट इफ द इशू रिलेट्स टू। अगर कोई भी ऐसा इशू है विच इज रिलेटिंग टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, बार टू द सूट क्रिएटेड बाय लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखो, कोर्ट डिसाइड नहीं करता है कि इस केस को डील करने का ज्यूरिसडिक्शन मेरे पास है कि नहीं है, ये पार्टीज़ को प्रूव करना पड़ता है कि मैं जो आपके पास केस लेके आया हूँ ना, उसका ज्यूरिसडिक्शन आप ही के पास है। तो ज्यूरिसडिक्शन भी पार्टीज़ ही प्रूव करती हैं। तो ऐसा कोई प्लेंटिफ अगर बोल रहा है, डिफेंडेंट अगर बोल रहा है कि आपके पास तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, आप इस केस को डील कर ही नहीं सकते, तो प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है। तो इस चीज़ का पहले रेजोल्यूशन कोर्ट करेगी कि मेरे पास इस केस को डील करने का ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले ही इशू ऑफ फैक्ट और इशू ऑफ लॉ को प्रूव करने में चले गए और बाद में पता चला कि कोर्ट के पास तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था, तो पूरी प्रोसीडिंग्स वेस्ट। तो एक तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट के लिए जो भी मैटर हो, कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट जो डिसाइड कर रहा हो वो पहले डील करना चाहिए। देन अगर कुछ ऐसा मैटर है कि सूट इज़ बार्ड बाय लॉ, मतलब कोई भी ऐसा सूट है जो लॉ की तरफ से बार्ड है, तो वो भी मैटर पहले ही रिजॉल्व करना चाहिए कोर्ट को, और बाकी सारे इश्यूज पोस्टपोन कर देने चाहिए। देन मटीरियल्स फ्रॉम विच इश्यूज में बी फ्रेम्ड, तो किन किन चीज़ों से कोर्ट इशू फ्रेम कर सकता है। कोई भी एलिगेशन लगाया गया है ऑन ओथ बाय ईदर ऑफ द पार्टी, या फिर बाय हिज प्लीडर, या फिर एलिगेशन लगाया गया है प्लीडिंग में, प्लेंट में, रिटन स्टेटमेंट वगैरह में, या फिर कोई इंटेरोगेटरीज का आंसर दिया है उसमें प्लीडिंग लगाया गया है। अब इंटेरोगेटरीज इज इन ऑर्डर 11, we'll study that as well. Then the content of documents produced by either party, अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट में सबमिट हुआ है और उसके बेसिस पे किसी ने एलिगेशन लगाया है, तो उससे भी इश्यूज फ्रेम हो सकते हैं। अब 4 में क्या बोल रहा है रूल 4 में, कि कोर्ट में एग्जामिन विटनेस और डॉक्यूमेंट बिफोर फ्रेमिंग इश्यूज। पहले तो विटनेसेस सारे जो हैं उनको एग्जामिन करेगा, ओरल एग्जामिनेशन होगा उनका, डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको एग्जामिन करेगा, और अगर वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के पास प्रोड्यूस नहीं हुए हैं तो क्या बोलेगा वो बोलेगा कि चलो ठीक है, मैं ये जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ है इसका डेट ना मैं 7 दिन बाद तक का कर सकता हूँ,
आप 7 दिन का आपके पास टाइम है, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको इंस्पेक्शन के लिए लेके आइए, क्योंकि इंस्पेक्शन के बिना तो इश्यूज बन ही नहीं सकते ना। तो कोर्ट एक्सटेंड कर सकता है, एडजर्न कर सकता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज फॉर नॉट लेटर देन 7 days, मतलब 7 दिन के से ज़्यादा एडजर्न नहीं कर सकता, 7 दिन के 7 दिन से ज़्यादा। और जो भी पर्सन्स हैं जो प्रेजेंट नहीं हुए हैं अभी कोर्ट के सामने, तो उनको उनको प्रेजेंट होने का कंपेल कर सकता है और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए बोल सकता है जिसके पास वो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब 5th बोलता है कि कोर्ट को अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है बिफोर पासिंग अ डिग्री, मतलब जजमेंट वगैरह देने से पहले अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि कुछ इश्यूज हैं जो जिनको या तो ऐड होना चाहिए वो इश्यूज, या फिर स्ट्राइक आउट हो जाने चाहिए, मतलब काम के नहीं है, ज़्यादा कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उसको स्ट्राइक आउट कर सकता है कोर्ट बिफोर पासिंग अ डिग्री। जो भी अमेंडमेंट वगैरह करने हैं कोर्ट को, वो पार्टीज़ के लिए नेसेसरी होने चाहिए, मतलब जो कंट्रोवर्सी है, मैटर इन कंट्रोवर्सी है, उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए काम होना चाहिए, और ताकि कोर्ट का टाइम भी वेस्ट ना हो। तो रूल 6 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ में बी अग्रीमेंट मे बाय अग्रीमेंट बी स्टेटेड इन फॉर्म ऑफ इश्यूज। तो अब क्या हो गया, देखो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या लॉ है जिस पे दोनों पार्टीज प्लेंटिव और डिफेंडेंट वो दोनों अग्री नहीं कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पा रही है उन दोनों के बीच में, तो क्या कर सकते हैं वो, तो क्या कर सकते हैं वो एक अग्रीमेंट में एंटर हो सकते हैं कि अगर फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट, अगर जो भी उस इशू पे कोर्ट की फाइंडिंग्स होंगी ना, उस पे अ सम ऑफ मनी स्पेसिफाइड इन द अग्रीमेंट, उसमें स्पेसिफाइड रहेगा सम ऑफ मनी जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को देगी, या फिर अगर कुछ ऐसा मनी का वो नहीं होगा लेन देन, तो फिर क्या होगा, कुछ राइट और लाइबिलिटीज़ का लेन देन होगा। मतलब अगर प्लेंटिफ जैसे हेड्स आ गया तो प्लेंटिफ जीत गया, टेल्स आ गया तो डिफेंडेंट जीत गया, वही वाली बात है। अगर जज ने प्लेंटिफ के लिए कुछ भी जजमेंट सुना दिया उसके फेवर में, तो उसकी कोई राइट्स अराइज हो जाएंगे उससे, वो कुछ राइट्स का इंटाइटल हो जाएगा। पर अगर डिफेंडेंट के अगेंस्ट दे दिया या डिफेंडेंट के फेवर में दे दिया, जिसके फेवर में दिया उसके पास राइट्स आ जाएंगे कुछ, जिसके अगेंस्ट में दिया उसके पास लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो ये बात है। तो सम प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड इन द अग्रीमेंट एंड इन डिस्प्यूट इन द सूट शैल बी डिलीवर्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज टू द अदर ऑफ देम। अब जो भी प्रॉपर्टी है अग्रीमेंट में, वो क्या होगा, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में डिलीवर हो सकती है, उसका भी अग्रीमेंट होता है। कि मान लो कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो बोल रहा है हाँ ठीक है चलो अपन अग्रीमेंट करते हैं, अगर कोर्ट ने मेरे फेवर में डिसीजन लिया तो तू मुझे ये प्रॉपर्टी दे देगा और फिर दखल अंदाजी, फिर डिस्प्यूट नहीं करेगा अगर ये मेरी भी ओनरशिप बता देता है, तो अगर कोर्ट, तो वही चीज़ है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को डिलीवर कर देगी प्रॉपर्टी, देन वन और मोर ऑफ द पार्टी शैल डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सम पर्टिकुलर एक्ट स्पेसिफाइड इन द अग्रीमेंट। वो कुछ ऐसा एक्ट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये तुम नहीं करोगे, तो ऐसे करके वो अग्रीमेंट क्रिएट कर सकते हैं। देन रूल 7 क्या बोलते हैं, कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द अग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड इन गुड फेथ में प्रोनाउंस जजमेंट। अब अगर कोर्ट को वो अग्रीमेंट सही लगा कि वो एग्जीक्यूट हुआ है इन गुड फेथ, उन दोनों ने बनाया है और वो कोर्ट के जजमेंट पे रिलाई कर रहे हैं उस अग्रीमेंट के बेसिस पे, तो वो अग्रीमेंट को कोर्ट उस अग्रीमेंट के बेसिस पे जो भी जजमेंट है उस इशू को लेगा, उस इशू को डील करेगा उस अग्रीमेंट के बेसिस पे और उस पे फाइंडिंग्स निकालेगा, और उस फाइंडिंग्स पे जो भी जजमेंट होगा वो प्रोनाउंस करेगा, जो भी जज होगा टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अग्रीमेंट पे, उसके बेसिस पे ही प्रोनाउंस होगा जजमेंट। देन
ऑर्डर 15 डिस्पोजल ऑफ सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। अब फर्स्ट हियरिंग में कौन कौन से सूट्स डिस्पोज ऑफ हो सकते हैं? अब मान लो कोर्ट को प्राइमा फेसी कोई केस ही नहीं लग रहा है कि टाइम पास करने आ गए हैं ये लोग, तो कोई केस ही नहीं बन रहा है, तो क्या कर सकता है? पार्टी इज नॉट एट इशू। तो अगर उनका कोई ऐसा केस ही उनका कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ही अराइज नहीं हो रहा है, तो फिर एट वंस ही फर्स्ट हियरिंग पे ही जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा, डिस्पोज ऑफ कर देगा सूट कि हाँ वापस घर जाओ तुम लोग। देन रूल 2 क्या बोल रहा है? वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट्स नॉट एट इशू। या तो एक डिफेंडेंट है कोई, उसका कोई इशू ही नहीं है, मतलब प्लेंटिफ ने 4 लोगों पे केस किया और एक तो बेचारा ऐसे ही बीच में फंस रहा है, तो क्या कर सकता है कोर्ट? उस डिफेंडेंट पे जो बेचारा फालतू में फंस रहा है बीच में, उस डिफेंडेंट पे जजमेंट दे के फर्स्ट हियरिंग में कि अच्छा तुम इतना सा वो कॉम्पनसेशन या कुछ दे दो और तुम जाओ, तुम फ्री हो, इतनी फीस दे दो, तुम जाओ, तुम फ्री हो, तुम्हारा कोई रोल नहीं है इसके अलावा। तो फर्स्ट हियरिंग पे ही उसका इशू सॉल्व हो सकता है, और जो जजमेंट प्रोनाउंस होगा उस पर डेट वगैरह सब लिखा रहेगा डिक्री पे भी। अब रूल 3 क्या बोलता है कि अगर पार्टीज में कुछ ऐसा इश्यूज हैं छोटे मोटे जो कि फर्स्ट हियरिंग में ही रिजॉल्व हो सकते हैं, फर्स्ट हियरिंग में ही उनका सारा जजमेंट प्रोनाउंस हो सकता है, छोटा सा केस है, तो अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि कोई ऐसा फर्दर आर्ग्यूमेंट नहीं बचा है या कोई एविडेंस पेश करना नहीं बचा है कि नेक्स्ट हियरिंग पे एडजर्न करे केस को, तो एडजर्नमेंट के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना। एडजर्न क्या करेंगे? एडजर्नमेंट वाली डेट पे, एडजर्न डेट पे क्या लाएगा जब एविडेंस बचा ही नहीं है, फर्स्ट में ही आ गया, फर्स्ट हियरिंग में ही। और ऐसा करने पे कोई इनजस्टिस भी नहीं हो रहा है फर्स्ट हियरिंग पे केस डिस्पोज ऑफ करने में। देन कोर्ट क्या करेगा? जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा, पर जजमेंट प्रोनाउंस करते वक्त उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि उसने जो पार्टीज़ को समन भेजा है ना डिफेंडेंट को, तो वो किस बेसिस पे भेजा है। तो हमने ये पढ़ा था ऑर्डर 5 में कि डिफेंडेंट को समन जब जाता है तो उसमें मेंशन्ड होता है कि ये सिर्फ इश्यूज़ का सेटलमेंट हो रहा है कि फाइनल डिस्पोजल ऑफ केस हो रहा है। तो अगर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ पे अगर समन भेजा है तो क्या कर सकता है? ऑब्वियसली तब तो वो जजमेंट प्रोनाउंस नहीं कर सकता ना। डिफेंडेंट को ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शन ना हो या डिफेंडेंट की जो पार्टीज़ हैं उनके प्लीडर्स को भी कोई दिक्कत ना हो, कोई ऑब्जेक्शन ना हो, तब वो जजमेंट सुना सकता है फर्स्ट हियरिंग पे ही, अगर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ का सम्मन भेजा है। पर अगर फाइनल डिस्पोजल ऑफ केस का भेजा है तो फिर जजमेंट तब तो डेफिनेटली सुना ही सकता है कोर्ट फर्स्ट हियरिंग पे। अगर फाइंडिंग्स सफिशेंट नहीं है कोर्ट की, कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि एक और हियरिंग तो हो जानी चाहिए, तब वो एक डे फिक्स कर सकता है, एडजर्न कर सकता है वो सूट को, उसकी हियरिंग को। अब क्या हुआ? समन जाता है कि डिफेंडेंट के पास समन जाता है कि हम फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट कर रहे हैं, फाइनल डिस्पोजल है, तो आप जितने भी एविडेंसेस हैं, विटनेसेस हैं, उन्हें लेके आ जाओ। आपकी टीचर आपको होमवर्क देती है तो क्या सब करके आते हैं क्या क्लास में? नहीं करके आते हैं, कोई भूल जाता है, किसी के पास टाइम नहीं रहता है। तो ऐसा ही डिफेंडेंट ने भी किया, भूल गया, वो फेल हो गया प्रोड्यूस करने में एविडेंस। तो क्या कर सकता है वो? कोर्ट क्या कर सकता है? पनिशमेंट तो मिलेगी ना अब। या तो वो ये सोच सकता है कि चलो अब कोर्ट के इश्यूज़ वगैरह तो सब बने हुए रेडी रखे हैं, उसको सिर्फ फाइनल डिस्पोजल ऑफ करना था, छोटा सा केस था, तो या तो कोर्ट डिस्पोज ऑफ कर सकता है, अपना जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है कि हाँ ये है, अब आप नहीं लाए हो तो आपकी गलती है, या फिर वो क्या कर सकता है? एडजर्न कर सकता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। तो ये कोर्ट के डिस्क्रिशन है,